तो आज की क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो ये हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये स्थिर वैद्युतिकी इकाई के अंतर्गत पड़ता है। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक इकाई है, और इस इकाई के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहा है। इसलिए सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी को समझेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी का क्या तात्पर्य है। तो जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश का अध्ययन। आगे लिखा हुआ है स्थिर, मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको आवेश को स्थिर मान करके उससे संबंधित गुण और उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन करना है। किस इकाई में? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। अर्थात हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि इसमें आवेश को स्थिर मान करके उसके गुण और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मैंने सरल शब्दों में आपके सामने परिभाषा भी नोट कर दी है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के गुण और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा वैद्युत आवेश। कौन सी हेडिंग लगा लेंगे आप लोग? वैद्युत आवेश। यहाँ पर सबसे पहले हम वैद्युत आवेश की परिभाषा को भली भांति समझेंगे, इसके मात्रक को जानेंगे, वैद्युत आवेश कैसी राशि है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा हम कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे जैसे आप पहले छोटी क्लासों में थे। ठीक है, तो छोटी क्लासों में रहे होंगे तो आपने पटरी से बालों को रगड़ा होगा, सूखे बालों में पटरी को रगड़ा होगा। तो जब पटरी को आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए, ठीक है, पटरी को बालों में रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप ले जाते थे तो कागज़ के टुकड़ों में एक हलचल देखने को मिलती थी। कुछ कागज़ के टुकड़े जो है पटरी की ओर आकर्षित हो जाते थे और कुछ दूर ही रहते थे, यानी प्रतिकर्षित हो जाते थे। तो पटरी में एक गुण आ गया था जिसकी वजह से ये कागज़ के टुकड़े जो है आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लगे थे। यह गुण जो आया ये घर्षण की वजह से आया। पटरी को जब हमने बालों में रगड़ा तो रगड़ने की वजह से यानी घर्षण की वजह से इस पटरी में, या कंघी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से यह वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है। और जो ये वस्तु का गुण है, इसी वस्तु के गुण को हम क्या कहते हैं भैया? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो सबसे सिंपल परिभाषा तो यही हो गई कि किसी पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसकी उपस्थिति से वह वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए एकदम आसान परिभाषा मैंने आपको बताई है। तो आप लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसकी उपस्थिति से या जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वस्तु के इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और दूसरी परिभाषा भी आप ले सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, यहाँ पर लिख देते हैं जिसके कारण किसी वस्तु का वह गुण, ये भी परिभाषा आपकी है और बढ़िया परिभाषा है, 2 लाइन में, किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो, या फिर उसका अनुभव करता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, वस्तु जो है उसका वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। उत्पन्न करता है अथवा वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, कौन? वस्तु, अथवा अनुभव करता है, क्या कहलाता है भाई? वैद्युत आवेश कहलाता है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। बताइए कितने सिंपल वे में मैंने आपको परिभाषा आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं इसे किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं? किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह एक कैसी राशि होती है? चूंकि देखिए ये एक वस्तु का गुण होता है,
वैद्युत आवेश क्या होता है? वस्तु का गुण होता है, और जो वस्तु का गुण होता है वह कभी सदिश राशि नहीं हो सकती है, उसमें दिशा नहीं हो सकती है। इसलिए वैद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण पाया जाता है ना, उसमें दिशा नहीं होती, यानी डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है? परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ 7 होती हैं, तो ये मूल राशि के अंतर्गत नहीं आती है। यह एक कैसी राशि है? यह एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? यह एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? यह एक व्युत्पन्न राशि है। ये भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी को समझ लिया। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़े हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हमने वैद्युत आवेश को जान लिया। वैद्युत आवेश की परिभाषा मैंने 2 आपको बताई। एक मैंने ये बताई किसी वस्तु का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति से वह वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। दूसरी परिभाषा मैंने आपके समक्ष लिख दी है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत अथवा नहीं, वैद्युत तथा, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वस्तु का यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। आगे आप ले सकते हैं। इसे हम क्यों अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? यह एक अदिश राशि है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यह एक व्युत्पन्न राशि है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम रब करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसलिए ये देखिए बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नोट्स के लिए कहीं पर अलग नहीं जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, बालाजी स्टडी मोशन। ठीक है, ये हमारा बालाजी स्टडी मोशन जो है टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो है हम नोट्स की PDF आपको उपलब्ध कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हर हालत में। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे मात्रक। क्या हेडिंग लगाएंगे? मात्रक। मात्रक बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, जो आवेश होता है किसी वस्तु में, आवेश कहाँ प्रवाहित होता है? चालक में प्रवाहित होता है। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक किया जा सके। चालक, अचालक, अर्धचालक आप लोग जानते होंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, और अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता है। सभी को पता है, इसको विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है। ठीक है, और अगर हम बात करें अर्धचालक, तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो होती है चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक में जर्मेनियम आता है आपका, ठीक है, सिलिकॉन आता है, तो वे अर्धचालक पदार्थ हैं। चलिए यहाँ पर मात्रक को समझते हैं। तो जैसे आप लोगों ने धारा की परिभाषा से पढ़ा है, क्या पढ़ा है? धारा I बराबर होता है Q/T। इसका मतलब होता है किसी चालक में जो प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है या प्रवाहित आवेश की जो दर होती है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। ये आप लोगों ने वैद्युत धारा की परिभाषा में पढ़ा है। तो यहाँ से जब आप आवेश का मान निकालते हो, यानी क्यू का मान, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो जब यहाँ से आवेश का मान निकालते हो तो आवेश बराबर आ जाता I × T, अर्थात किसी चालक में जो प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है वह, या प्रवाहित आवेश जो होता है उस चालक में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है भाई? बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए मात्रक एक तो निकाला गया। आवेश का पहला मात्रक तो सभी लोग समझ लीजिएगा, SI मात्रक होता है इसका। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और इसके संकेत रूप में C से लिखा जाता है। दूसरा मात्रक हम इसी सूत्र से लिख सकते हैं। देखिए आवेश जो है धारा और समय के गुणनफल के बराबर है, तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई? एम्पियर सेकेंड। ये जो है वैद्युत आवेश का दूसरा मात्रक हो जाएगा। तीसरा मात्रक क्या होता है? तीसरा मात्रक इसका होता है ESU। ESU भी एक वैद्युत आवेश का ही मात्रक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये एक वैद्युत आवेश का ही मात्रक है। यहाँ पर मैंने ESU का फुल फॉर्म लिख दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। समझ गए? अच्छा,
अन्य भी और भी मात्रक हैं, जैसे वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक, इसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम अन्य मात्रक में चले जाएं, अन्य मात्रक में चले जाएं तो जानकारी के लिए आप सभी लोग याद रखिएगा, अन्य मात्रक में जो सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो आपका होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो होता है ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, फैराडे। क्या होता है भाई, फैराडे। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, लिख लीजिएगा, जहां एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फैराडे जो है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। साथ ही में अगर हम बात करें सबसे छोटे मात्रक की, तो फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में एक परिभाषा पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर कूलाम आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम धारा का मान 1 रख दें और समय का मान 1 रख दें तो ये 1 कूलाम आएगा। ठीक है, आवेश का मान कितना आएगा, 1 कूलाम। आपके एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि 1 कूलाम की परिभाषा दीजिए, 1 कूलाम की परिभाषा। ठीक, अब सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कि 1 कूलाम की परिभाषा वैसे कैसे दें हम। 1-2 नंबर में ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है। तो आपको हम बताएं, देखिए हम आवेश की परिभाषा से Q बराबर IT जानते हैं। Q बराबर क्या जानते हैं, IT जानते हैं, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से होता Q बराबर NE भी है। एक सूत्र जो होता है, एक सूत्र होता है Q बराबर NE, जहाँ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको मूल आवेश कहते हैं। और इस E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मूल आवेश होता है, जिस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। समझ गए। अब एक कूलाम की परिभाषा लिखने के लिए हम जानते हैं Q बराबर IT होता है। Q बराबर कितना होता है, IT। तो यहाँ से यदि हम I का मान 1 लिख दें और समय का मान कितना लिख दें, 1 सेकंड, धारा का मान 1 एम्पियर और समय का मान 1 सेकंड, तो परिभाषा क्या बन जाएगी, तो परिभाषा बन जाएगी यदि किसी चालक में, लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक, हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। कितने समय तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो जो आवेश प्रवाह की दर होगी उस चालक में वो कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। इतना लिखना है आपको। तो आपको लिख लेना, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो होगी वह कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। ये 1 कूलाम की परिभाषा होती है, एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इतनी सारी बातें आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए भाई अब आगे आप लोगों को हम बता देते हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, इसको यहाँ पर रब कर दें। ठीक, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं। देखिए आप सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और हर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अगली आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, आवेश के प्रकार। आवेश को हमने जान लिया भाई, अब हम आवेश के प्रकार को जान लेते हैं। आवेश कैसे 2 प्रकार के हुए, इस बात को हम समझते हैं। चलिए भाई इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को एक क्रियाकलाप करना बता रहे हैं। देखिए एक प्रयोग किया गया, एक कांच के छड़ को ले लिया गया। किसको ले लिया गया, एक कांच के छड़ को ले लिया गया। ये कैसी छड़ है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। और इस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया, या रेशम के धागे से, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया। बहुत ध्यान समझिएगा। एक कांच की छड़ ले ली गई, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया। और एक कांच की दूसरी छड़ ले ली गई,
ये कांच की दूसरी छड़ हो गई बिल्कुल ऐसी ही। और इस कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से ही रगड़ा गया और दोनों छड़ों को जब समीप ले जाया गया तो देखा गया कि इन दोनों में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा था। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे से दूर हट रही थी। समझ पा रहे हो ना। हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो जैसा आवेश इस छड़ पर आया होगा वैसा ही आवेश तो इस छड़ पर भी आया होगा, क्योंकि ये भी वही कांच की छड़ है और इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो इस पर भी वैसा ही आवेश आया। तो इन दोनों को जब समीप ले जाया गया तो देखा गया कि ये छड़ें एक दूसरे से दूर कर रही थी, यानी प्रतिकर्षित कर रही थी। समझ पा रहे हो ना। तो ये देखा गया कि मतलब दोनों पर सेम आवेश आया, यानी सजाती आवेश दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अभी इतने पर ही बात नहीं रुकी। एक आबनूस की छड़ ले ली गई जिसको हम एबोनाइट की छड़ कहते हैं। आबनूस की छड़ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आबनूस की छड़। बहुत अच्छे से स्टोरी को समझिएगा। एक आबनूस की छड़ ले ली गई और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया। किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से इसे रगड़ा गया या घर्षण कराया गया। तो जब आबनूस की एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से दूसरी एक आबनूस की छड़ ले ली गई, उसको भी बिल्ली की खाल से ही रगड़ा गया और इन दोनों को एक दूसरे के समीप ले जाया गया तो इन दोनों में भी मुझे प्रतिकर्षण देखने को मिला। प्रतिकर्षण देखने को मिला। तो ये कहा गया कि देखिए आबनूस की छड़ को यहाँ पर भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, यहाँ पर भी, तो आया तो दोनों पर सेम ही आवेश होगा, इसलिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पदार्थों को बदला गया है। यहाँ कांच की छड़ थी, यहाँ आबनूस की छड़ थी। ये चेक किया जा रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि यही एक दूसरे को केवल प्रतिकर्षित कर रहे हैं लेकिन पदार्थ बदलने पर आकर्षित करने लगे। तो ये चेक किया गया कि पदार्थ किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, अगर आबनूस की छड़ को एक हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा और पुनः आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और दोनों पदार्थों को पास पास ले जाएंगे तो वहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलेगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हुए दिखेंगे। ठीक, तो ये कहा गया कि इन दोनों पर सजाती आवेश आया था और सजाती आवेश के कारण ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन अब इसके बाद क्या किया गया, पदार्थों को यहाँ पर अलग अलग किया गया था। अब कांच की छड़ को क्या किया गया, ये जो कांच की छड़ थी, जब कांच की छड़ को आबनूस की छड़ से क्या किया गया, पास लाया गया। देखिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और इन दोनों को जब समीप लाया गया तो इन दोनों में देखा गया कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, एक दूसरे के पास आ रही थी, यानी आकर्षण देखने को मिल रहा था। तो जो आपके विलियम गिलबर्ट वैज्ञानिक थे, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने ये बताया कि ये स्थिति जो आ रही है ये चीज़ शो कर रही है कि आवेश दो प्रकृति का है, एक सजाती आवेश और एक मतलब जो है आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है और एक जगह प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है। इस आधार पर गिलबर्ट जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि आवेश है दो प्रकार का। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये इसी बात को बताया कि हाँ आवेश दो प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया, धन आवेश आया। इन्होंने एक चार्ज को नाम दिया कि ये धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश। और इस पर जो आवेश आया वो ऋण आवेश आया। ठीक है, कांच की छड़ को आबनूस के पास रगड़ा गया तो आकर्षण हुआ, मतलब एक ऋण रहा होगा एक धन रहा होगा, ये फ्रैंकलिन साहब ने बताया। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आया? ऋण आवेश आया। अगर यहाँ पर ऋण आवेश और यहाँ पर धन आवेश नहीं आया होता तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित ही न करते, जैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे वैसे ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए फिर दिखते। ठीक है, तो फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि यहाँ पर जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो कैसा आवेश आया? ऋण आवेश आया। और यहाँ पर कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कैसा आवेश आया? धन आवेश आया। उन्होंने कहा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच के जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो रेशम के कपड़े पर आ गए, जिससे क्या हुआ, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई गई। इस वजह से कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ गया? धन आवेश। और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल के कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पहुँच गए? आबनूस की छड़ पर पहुँच गए, जिससे आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और उस पर कैसा चार्ज आ गया? ऋण आवेश आ गया। ठीक है, तो गिलबर्ट महोदय ने तो ये बताया कि आवेश दो प्रकृति का है, तभी यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दो चीजें देखने को मिल रही। लेकिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि यहाँ पर एक प्रकार का कैसा आवेश है? धन आवेश है, और एक छड़ पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रही? आकर्षित कर रही। अगर दोनों पर सेम आवेश होता तो ये आकर्षित करते ही ना।
ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। एक आवेश हुआ धन आवेश और एक आवेश हुआ ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या होता है आप लोगों को पता भी चल गया। धन आवेश में क्या हुआ? कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। तो जब किसी वस्तु में, ठीक है, या जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश उत्पन्न हो, क्योंकि रगड़ने पर तो दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हुआ ना, भले एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, एक पर कमी हुई, लेकिन आवेशित तो दोनों हुई ना। तो परिभाषा में आपको बोलना है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यहाँ पर 2 आवेश हुए, एक हुआ धन आवेश और एक हुआ ऋण आवेश, ठीक है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम उस चालक पर कैसा आवेश बोलते हैं? धन आवेश बोलते हैं। और किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उस पर उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो धन आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश लिख लीजिएगा परिभाषा में। और किसी चालक पर या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आवेश 2 प्रकार के हुए। पूरी बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे की बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल भी आपको बहुत आसान लगेंगे। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। कौन सी हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को हम जैसे बोलेंगे वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है इस बात को समझिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोई वस्तु होती है, वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? तो आप कहेंगे पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप कहेंगे अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? तो परमाणु मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 आवेशित कणों से मिलकर बना होता है परमाणु, ठीक है। परमाणु देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने एक परमाणु बना देते हैं, ठीक है। एक हमने परमाणु बना दिया। परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन और एक आवेशित कण होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? धनावेश होता है, ठीक। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए जो परमाणु का नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आवेशित कण है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर ही धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, इसलिए जो परमाणु का नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और नाभिक के बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक की समीप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, अर्थात वो दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। देखिए प्रोटॉन को कभी नाभिक से हटाना सुगम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को ही परमाणु से हटाया जा सकता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालना सुगम नहीं है। तो यहाँ पर बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन को E+ से भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर। प्रोटॉन पर चार्ज इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन धनावेशित होता है, ठीक है। तो नाभिक के बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उतने चार्ज होता है जितना कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो इस वजह से संपूर्ण जो परमाणु होता है, परमाणु पर जो संपूर्ण आवेश होता है वो क्या होता है? आपका शून्य होता है, देखा जाए एक तरीके से, क्योंकि इस पर देखिए धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, और एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, और दोनों पर समान ही है। तो जो संपूर्ण आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक दूसरा हम परमाणु ले लेते हैं, और यहाँ पर भी, इसमें भी क्या होगा? नाभिक होगा। इसमें भी क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन पर धनावेश होगा। और इसकी बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर उतने चार्ज होता है जितना कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, उतने इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी एनर्जी की वजह से, मतलब हमने अपने द्वारा अपनी एनर्जी के माध्यम से इन दोनों
परमाणुओं में क्या कराया, घर्षण कराया। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, तो यानी ऊर्जा का संरक्षण आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो जब हमने एनर्जी के माध्यम से इन दोनों परमाणुओं को रगड़ा, आपस में क्या किया, रगड़ा या घर्षण कराया, तो जो हमारी एनर्जी थी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, इसमें जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, इनको जो है हमने जब घर्षण कराया तो हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल गई। अब भैया सभी को पता है जिसको एनर्जी मिल जाती है वो कहीं पर शांति से बैठता है, नहीं बैठता है। तो इसको एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने के पश्चात यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कुछ चले आए, इस परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन चले आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु में बराबर ही होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश, तो इस परमाणु पर जो ऋण आवेश का मान है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा धन आवेश की तुलना में। तो ये कहा जाएगा कि इस परमाणु ने कैसा आवेश ग्रहण कर लिया है, तो आप कहेंगे ऋण आवेश ग्रहण कर लिया है। कैसा आवेश ग्रहण कर लिया, ऋण आवेश। और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मतलब यहाँ पर जो ऋण आवेश था उसकी कमी हो गई है, तो अधिकता किसकी हो जाएगी, धन आवेश की। तो हम कहेंगे इस चालक ने कैसा आवेश ग्रहण कर लिया, धन आवेश। अर्थात धन आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है और ऋण आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पर मान लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर थे, और इस परमाणु पर 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 18 प्रोटॉन भी तो होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन थे 16 प्रोटॉन भी तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब एक चीज बताओ, जब इनको घर्षण कराया गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, मतलब 18 से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेश होता है, ठीक है, तो जैसे अगर -20 में +18 किया जाएगा तो -2 ही तो आएगा, अर्थात यहाँ पर जो आवेश आएगा वो कैसा आएगा, ऋणावेश आएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो चालक है या जो परमाणु है ये कैसा आवेश ग्रहण कर लिया है, ऋण आवेश। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अभी अगर यहाँ पर हम +16 से, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, -14 घटाएंगे तो बताओ +2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर धनात्मक संख्या मिली कि नहीं मिली, अर्थात आवेश जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, धन आवेश मिलेगा। तो धन आवेश हमेशा किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है, और ऋण आवेश सदैव किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप क्या बताएंगे कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसी वजह से नाभिक जो होता है उदासीन होता है। नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दो परमाणुओं को आपस में घर्षण कराते हैं, या हम क्या कराते हैं, इनकी टक्कर कराते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र हो जाती है, मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके किसी दूसरे परमाणु पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जिस चालक पर या जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, कहा जाता है कि उस परमाणु ने क्या कौन सा आवेश ग्रहण कर लिया है, ऋण आवेश ग्रहण कर लिया है। और जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, कहा जाता है कि उस आवेश ने धन आवेश ग्रहण कर लिया है। अब क्यों धन आवेश और क्यों ऋण आवेश कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बता दिया है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मैंने आप लोगों को प्रोटॉन पर भी चार्ज बता दिया है, 1.6 × 10⁻19 ही होता है, धनावेश होता है, और इस पर ऋण आवेश होता है। एक होता है अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश अभी याद रखिए लीजिएगा, आगे काम आएगा। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इसकी प्रकृति धनावेश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 × 10⁻19, तो यह आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी, या अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आवेश और आवेश के प्रकार। चलिए अब आगे बात करते हैं आवेश के मूलभूत
मूलभूत गुण। देखिए आवेश के मूलभूत कई गुण हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशेष मूलभूत गुण हैं उनको हम थोड़ा सा सरसरी तौर पर समझ लेते हैं। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे आवेश के मूलभूत गुण। क्या हेडिंग लगाएंगे? आवेश के मूलभूत गुण। आवेश के मूलभूत गुण। मूलभूत गुण यानी प्रॉपर्टी। आवेश के कुछ हम प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है। आवेश के कुछ यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जानेंगे। प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आवेशों के मध्य बल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आवेशों के मध्य बल। अभी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया। क्या समझाया? कि अगर दो आवेश हैं, अगर दो आवेश हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, दो आवेश हैं, दोनों आवेश धनावेशित हैं या दोनों आवेश ऋणावेशित हैं, ठीक है, तो इनके बीच कैसा बल कार्य करता है? तो आपने कहा कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो आप कहेंगे दो आवेशों के मध्य, दो सजातीय आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। परंतु अगर दोनों आवेश विजातीय हैं, मतलब एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य कैसा बल कार्य करता है? तो आप कहेंगे आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। तो पहली मूलभूत गुण में आवेशों के मध्य बल में हम क्या लिखेंगे? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेशों के मूलभूत गुण में पहला गुण था। बताइए किसी विद्यार्थी को यहाँ पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, आवेश का संरक्षण। मूलभूत गुण में अगला गुण आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश के संरक्षण को जैसा हमने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम आवेश के संरक्षण को भी पढ़ेंगे। आवेश का संरक्षण क्या? जैसा भी मैंने प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताया कि एक कांच की छड़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक कांच की छड़ है। क्या है भाई? एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा था भैया? रेशम के कपड़े से रगड़ा था। किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से रगड़ा। जब मैंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो फ्रैंकलिन महोदय ने बताया था कि इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? धनावेश। धनावेश कैसे आ जाता है कि रेशम के, देखिए जो कांच की छड़ पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो निकल करके रगड़ने के पश्चात क्या होता है? वो निकल करके कहाँ पर आ जाते हैं? रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जब कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इस पर कैसा चार्ज हो जाता है? धनावेश हो जाता है। लेकिन इस बात को आपने एक बात और यहाँ पर ध्यान से सोची। क्या सोची? कि जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल के गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आए। मतलब यहाँ पर इस कांच की छड़ में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहाँ पर हुई है? रेशम के कपड़े पर। मतलब यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो आवेश का संरक्षण हुआ। आवेश एक रूप से दूसरे रूप में केवल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो आवेश का संरक्षण यही है। देखो आवेश का बचा कि नहीं? यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे छड़ पर उतने हैं, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या है? आवेश का संरक्षण है। आपने यहाँ पर भी देखा आवेश का संरक्षण देखने को मिला कि नहीं मिला? जितने कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आए, मतलब यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई जितने इलेक्ट्रॉनों की वहाँ पर कमी हुई। यही क्या है? आवेश का संरक्षण है। तो ये आवेश के मूलभूत गुण में दूसरा गुण था। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो आवेश के बहुत सारे गुण हैं, जैसे आपका वैद्युत आवेशों की योज्यता है, आवेश का क्वांटीकरण। अब अगला हम पढ़ लेते हैं। देखो है एक आवेश की योज्यता भी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता को भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। और एक मूल गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण एग्जाम में पूछा गया है। आवेश का क्वांटीकरण कहिए या आवेश की परमाणुकता इसे कहिए। आवेश का चाहे इसे क्वांटीकरण कहिए या इसको क्या कहते हैं? आवेश की परमाणुकता। दूसरा नाम इसका क्या होता है? आवेश की परमाणुकता। आवेश के क्वांटीकरण को आवेश की परमाणुकता भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम आवेश की योज्यता को समझ लेते हैं। योज्यता का मतलब क्या है? देखिए
किसी परमाणु पर या किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वह उसमें उपस्थित क्या होता है, सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है वह उसमें उपस्थित सभी आवेशों के, जैसे Q1 Q2 जितने आवेश होंगे उन सभी आवेशों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसी गुण को हम कहते हैं आवेश की योज्यता। क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या होती है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी गुण को हम आवेश की योज्यता कहते हैं। ये भी आवेश का एक मूलभूत गुण है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, नंबर 2 है और नंबर 4 ये 3 मूलभूत गुण आपको जरूर याद रखने हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण या इसका दूसरा नाम है आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। देखिए आवेश को हमेशा E, 2E, 3E, 4E आदि के गुणजों के रूप में ही विभाजित किया जा सकता है। इसी को हम कहते, जहाँ E क्या है, E को बोलते हैं मूल आवेश, जो किसी भी वस्तु पर हो सकता है, ठीक है। और मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, इस मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश के क्वांटीकरण में आपको क्या लिखना है कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको 2/3 इस तरीके से नहीं विभाजित कर सकते हैं। इसको हमेशा E, 2E, 3E, 4E आदि के गुणजों के रूप में ही विभाजित कर सकते हैं। अर्थात सीधा सा अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो जो आवेश होता है वो ±NE के रूप में विभाजित किया जा सकता है, जहाँ पर जो n का मान होता है वो 1, 2, 3, 4 ... इस तरीके से n का मान कोई भी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में ही विभाजित कर सकते हैं। E, 2E, 3E, 4E आदि के गुणजों के रूप में ही विभाजित कर सकते हैं। और यही जो आवेश का गुण होता है इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये आवेशों के मूलभूत गुण भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम भैया यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कूलाम के नियम को बताएंगे और आगे की बातें बताएंगे। ठीक है, जो भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पहला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हर एक बात को अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम आपको मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।